26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का तोहफा मिला। इतने साल हो चुके हैं लेकिन अब भी अवेयरनेस कहीं ना कहीं हमें कम नजर आती है। आज के पॉडकास्ट में हम 26 जनवरी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं नोएरा शेख जी, जो खुद सोशल वर्कर है, एंटरप्रेन्योर है। आज हम उनके व्यूज लेंगे, उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे और उनसे जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से चलता है। सबसे पहले तो वेलकम नोएरा जी। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपके बारे में बात करते हैं। आपका बचपन कैसा था? बचपन से मैंने देखा है कि एक औरत के लिए जो सोच होती थी, जब मेरी पैदाइश थी उस वक्त बहुत डिफरेंट थी। बिल्कुल। अब बहुत काफ़ी बदल चुका है और सोच लोगों की बहुत अच्छी बदल चुकी है। उस पर उस बचपन में जो चीज़ें देखे उसी पर मैंने पूरा ज़िंदगी काम किया है। तो नोएरा जी, जैसा मैं जानती हूँ आप तिरुपति से हैं। जब जी, आप 10 साल की थी तब जी, वहाँ का माहौल अलग होगा, गलियां अलग होंगी, आपका घर अलग तरीके से होगा। उस बिल्कुल। टाइम का कैसा आपकी जिंदगी बीती उस टाइम? उस टाइम पे ज़िंदगी के ये हाल थे कि हमारे अब्बा एक बिजनेसमैन थे, इतने बड़े नहीं थे, नॉर्मली बिजनेस करते थे। मगर घर की, हमारे बड़ों की, हमारे सारे जितने रिश्तेदार हैं उनकी सोच ये थी कि जैसे लड़की पैदा होती है तो फौरन चेहरे पे एक बदलाव आ जाता था। और जो लड़की पैदा होती है, हमारे घर में तो ऐसा माहौल तो नहीं था, मगर जो आसपास जो छोटा जो विलेज था जहाँ मैं पैदा हुई, कल्लूर हमारा विलेज है और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद मेरे बचपन में थोड़ी बड़ी होने के बाद दिनों में हम तिरुपति आ गए थे। अच्छा। वो जो विलेज था उस वक्त वहाँ की वो सोच थी कि लड़की जैसे पैदा होती है तो लड़की का कोई अधिकार ही नहीं है। जैसे उसे होश भी संभलने आता है तो 2 साल 3 साल की भी होती है, तो जब से उसे बोलना ही ये सिखाया जाता है कि तू लड़की है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू एक जगह जाना है, तू हमारी नहीं है। बिल्कुल, हर चीज उस में। तरह से ये बातें जो है मैं सुनती थी, ये बातें मेरे दिल को बड़े छू जाते थे कि जो साथ के लड़के होते थे उनको ऐसा कहा जाता था कि जैसे तुम हमेशा इस घर के हो, इस घर में रहने वाले हो, इस घर के वारिस हो, इस घर में तुम्हारा सब कुछ है। मगर ये जो लड़की होती है, इसका ये तो कहीं ना कहीं एक दिन जाना है। या तो इसको 10 तोले सोना दे के भेज देंगे, या 5 तोले सोना दे के भेज देंगे, या कुछ पैसे खर्च करना है, कुछ पैसे इसके लिए जमा कर लो, कुछ सामान इसके लिए जमा कर लो, कुछ कपड़े इसके लिए जमा कर लो, ताकि इसको भेजने के भी लिए एक बहुत ही बड़ा एक बोझ वाली बातें मैं बिल्कुल, सुनती थी पराया बचपन धन। में। वो बातें मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करते थे कि क्यों इस तरह बोला जाता है। घर के अंदर जब लड़के को बोलते हैं कि ये तो यहाँ हमेशा रहने वाला है, तुम थोड़े दिन में चले जाने वाली हो। यही बातें मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करके, और उन बातों से मैंने लड़कियों को अवेयरनेस लाने के लिए, लड़कियों में तालीम लाने के लिए, और हर कोई जो उस वक्त के लोग थे वो कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं जानते थे और उन बच्चियों को 12 साल में 13 साल में शादी कर देते थे। उनकी जिंदगी पसंद या नापसंद उनको कोई मतलब ही नहीं, बस उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती थी। उस जिंदगी में, उस माहौल में ऊपर वाले ने मुझे पैदा करके मेरे जहन में डाला कि तुम इनके इंसाफ के लिए लड़ो और इनके इंसाफ के लिए काम करो और इनके इंसाफ के लिए ये करो। सबसे पहले जो मैं मुस्लिम कम्युनिटी में थी तो ज्यादातर दबाव अपनी कम्युनिटी में डालते थे, बिल्कुल। क्योंकि लड़की बाहर नहीं निकल सकती, स्कूल नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं पढ़ सकती, एजुकेशन नहीं कर सकती। इस तरह की बातें मेरे दिल पर बहुत बड़े दबाव डालते थे। मगर उस वक्त से मेरी जिंदगी की शुरुआत एक औरत होकर, एक लड़की होकर क्या कर सकती है, ये दिखाने का एक चैलेंज मेरे अंदर उसी वक्त आ गया था। उसी पर मैंने काम किया। मेरा बचपन ऐसा गुजरा कि बस ऐसा होता था। उस टाइम पे ज्यादा लाइटिंग उजाले नहीं होते थे, स्ट्रीट लाइट होते थे, छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट होते थे। उस वक्त भी जो लोग पढ़ाने आते थे वो लड़कों को पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। मैं ये करती थी कि वो लड़कों को जो पढ़ाते ही वही सुनकर मैं पढ़ लेती थी। ABC करके उनको पढ़ाते तो मैं इधर चोरी से बैठ के लिख लेती थी, क्या बोलते हैं, ये बात क्या है करके बोल के, क्योंकि लड़की को पढ़ाना जरूरी भी नहीं समझते। ऐसे माहौल से मेरा एक टाइम चला और एक टाइम गुजराव आया।
जी तो आपकी 16 साल की जब उम्र हुई होगी, आप ऑब्जर्व कर रही होंगी अपने जी आस पड़ोस में सब कुछ, तब जी आपने तब सोच लिया था कि अब इसी पे जो यही मेरी पूरी जिंदगी का मकसद है कि मुझे इसी पर लड़ना है अब जी आगे? मैंने घर में से लड़ाई तो मैंने बचपन से ही पूछना शुरू कर लिया। ऊपर वाले ने, रब ने मेरे दिल में ये क्वेश्चंस पैदा कर दिए कि मैंने सबको क्वेश्चंस करना शुरू कर लिया कि मेरे में और भाई में क्या फर्क हो सकता है, मेरे में और लड़के में क्या फर्क हो सकता है, क्यों उनको अपना मानते हो, एक लड़की को पराया मानते हो। हमेशा ये बात होती रही। और जब वो उसको पढ़ाकर जाने वाले टीचर उससे ज्यादा मैं पढ़कर बता देती थी, तो लोग जो है उस टाइम पर ये करते थे। तो मैंने जब उस वक्त से शुरू करते करते यहाँ तक कि जब मैं 15 साल की एज को पहुंची, तो उस वक्त तो मुझे इतनी समझ आ गई थी कि यहाँ तक कि मेरे आसपास बहुत सारी औरतें जमा हो गई थी। बिल्कुल। तो जी जैसे आप बड़ी होती गई जी जी आप, बड़ी होती गई और मैंने सबको बताया कि हमारे कुरान को पढ़कर मैंने बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने स्टडी किया, और मैंने बताया कि सबके इक्वल राइट्स हैं, इक्वल जस्टिस हैं, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि लड़की को इस तरह से करना कम है है। किसी से। और उस वक्त में आप समझ सकती है कि कितनी दुनिया टूट पड़ी होंगी। सबको जब बताया जाता था कि औरतों के हुकूक ही, ये सब जितने भी बातें बोले जा रहे हैं ये बातें गलत बातें हैं, ये बातें अपने बनाए हुए बातें ही, ऊपर पैदा करने वाले ने ये बातें नहीं बताया है। तो उस वक्त की फाइट कैसी होगी, उस वक्त किस तरह से उसको हैंडल करना पड़ा, किस तरह से, उस तरह से मैंने बहुत सारा काम भी किया। और फिर उसके बाद मेरी जिंदगी शुरू हुई उसी से। अगर बात इसमें हम स्ट्रगल की करें, देखिए समझाना बहुत मुश्किल होता है कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है, पढ़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए एक जरिया है, सर्वाइवल है। जी तो तब आपने कैसी स्ट्रगल्स फेस करी, कैसे आप समझा पाई लोगों को, लड़कियों को, कि शादी से बढ़ो, आगे बढ़ो? उस वक्त ऐसा था कि 7th पढ़ लेती कोई भी लड़की तो उसको रोक देते थे। वो बता देते थे कि 12 साल तेरी उम्र हो गई, अभी जाना नहीं है कहीं पर भी। तो मैंने सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के लड़कियों को समझाना शुरू कर लिया कि हम जा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी भेजेंगे तो फिर हम जाके पढ़ेंगे और हम इनसे बात करेंगे। बात करेंगे। तो घरों में उनके माँ बाप को समझाना, उनके बड़ों को समझाना, उनकी पढ़ाई के लिए कोशिश करना, ये सब कुछ काम मैंने शुरू कर लिया। फिर उसके बाद मुझे कहीं सपोर्ट मिलना नजर नहीं आया, तो फिर मैंने खुद का एक इदारा 1998 में तिरुपति में मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये लीडरशिप आपके अंदर कहाँ से आई? आप जो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ रही थी, तब आपने सोचा कि अब मुझे कुछ करना होगा, अब मैं लीडर बनूंगी? सच्ची बात तो यह है कि लीडरशिप बनना, लीडरशिप क्या होती है, आज भी आप पूछ रही हो तो मुझे नहीं मालूम कि लीडरशिप किसको कहा जाता है। मगर मेरे अंदर ये सोच सोच कर कुछ बातें आ गए कि अब मैं नहीं खामोश रहूंगी, मैं इन सबको बताऊंगी कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारे हक क्या है, हमारे हुकूक क्या हैं। हमको कोई भी दबा नहीं सकते, किसी लड़की को उसके मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकते। और कोई भी लड़की कमा भी सकती है, वो बिजनेस भी कर सकती है, वो पढ़ाई भी कर सकती है, और वो पॉलिटिक्स में भी आ सकती है। उस लड़की को जो है ना सब कुछ हुकूक मिलना चाहिए। बिल्कुल। उसी वक्त से जो है हमने जुबान उठाना शुरू कर लिया और एक मिशन, एक अवेयरनेस शुरू किया मैंने तिरुपति चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। छोटे छोटे विलेजेस में अवेयरनेस शुरू किया। 10 लड़कियों को जमा करना, 5 लड़कियों को जमा करना, 10 महिलाओं को जमा करना। लड़की तो मान जाती थी, छोटी बच्ची होती थी, मगर उसकी माँ कभी नहीं मानती, उसकी दादी कभी नहीं मानती, उसके बाप कभी नहीं मानते। फिर मेरा काम हो गया कि उनको समझाना जाके कि नहीं, ऊपर वाला रब तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ये बात ऐसा, हाँ हमारे किताबों में ऐसा है, मगर मौलाना साहब ने ऐसा बता दिया था। मतलब इस तरह से क्या होता था कि काफी हुकूक, उनके राइट्स पूरे भी खो जाते थे। ऐसे हजारों लाखों की जिंदगियां तबाह हो जाते थे कि जिनको कुछ पता नहीं होता था। आज माहौल बहुत बदल चुका है। फिर उसके बाद वहां से वहां, वहां से वहां मैंने एक स्टेट में काम किया। काम करने के बाद फिर दूसरे स्टेट को पता चला, तो फिर वहां के लड़कियां मुझे बुलाने लगे। फिर तीसरे स्टेट में पता चला, वहां के महिलाएं लड़कियां मुझे बुलाने लगे। फिर और चौथे स्टेट में पता चला। तो इसी तरह मैंने पूरे हिंदुस्तान का करीब दौरा किया है, सिर्फ महिलाओं के राइट्स के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए। उसके बाद काफी स्कूल्स, काफी कॉलेजेस, काफी सारे चीजें मैंने शुरू कर लिया। और उसी के लिए मैंने बिजनेस भी, हमारा हीरा गोल्ड के नाम से बिजनेस शुरू किया था। उसमें हमारे महिलाएं ही 95% ज्वाइन किए थे और उन्हीं से हमारा बिजनेस चलता था। उसी से सब कुछ, उसी से था सब कुछ भी।
आज भी हमारी वही ख्वाहिश है कि महिलाओं की और बच्चों की मदद करें। जी। बिल्कुल। महिलाओं की राइट्स की आप बात करती हैं, एक लाइन तो आपने पक्का सुनी होगी जी। कि अपनी हद में रहो। जी तो बिल्कुल। ये लाइन जब आप अपने ऊपर सुनती थी तब आपने डिसाइड क्या किया कि मेरी हद क्या है, जी। कहाँ पे जाके मेरी हद शुरू है और कहाँ पे खत्म है? जी। हद रखने के लिए, हद करने के लिए उस वक्त में छोटे ही वक्त से घर में बाप ने हद रख दिया था, दादी ने एक हद रख दिया था, फिर उसके बाद रिश्तेदारों ने हद रख दिया, फिर उसके बाद उल्मा ने हद रख दिया, उसके बाद लोगों ने हद रख दिया। तो वो सारे हदों को मैंने इन किताबों को पढ़ के बता के जो है सारे हदों को तोड़ती गई और हदें टूटते चले गए। जी। तो अगर आप अब अपने आप को देखें 16 साल की नोएरा, तो अपने आप को आप एक क्या किस तरीके से देखेंगी, क्या मैसेज देंगी और क्या उसे बताने वाली हैं कि क्या स्ट्रगल आने वाली है आगे? आगे भी जो है ना, आज जो अर्बन सिटीज है उसके अंदर थोड़े लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारे मालूमात है, मगर आज भी विलेजेस में करीब करीब वही हालत 50% लोगों के उस तरह के हैं। पूरे मैं नहीं बता सकती, 50% लोगों के वही हालात हैं। और खरियों में, विलेजों में जो है आज भी बच्चियों के और महिलाओं के ऐसे ही हालात हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम, ना उनके राइट्स मालूम है, ना उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनके क्या राइट्स होते हैं। तो मुझे बहुत ही सताया गया और बहुत मुश्किल पहुंचाई गई। हर जगह पर जहां पर एक लड़की को तकलीफ होती मैं जाकर खड़ी हो जाती, वो मेरे दुश्मन बन जाते। जहां पर एक लड़की को मुश्किल होती, एक औरत को एक जगह पर सताया जाता, उस औरत के लिए जाके इंसाफ की जुबान उठा लेती। अगर कोई शोहर पकड़ के मार देता मेरे सामने तो मैं उसके ऊपर कोई कंप्लेंट कर देती, तो वहां से वो मेरे उसकी पूरी फैमिली मेरे ऊपर एक दुश्मन बन जाती थी। बहुत सारे चीजें। मगर जब मुझे जो ताकत दिया, जो आज का रिपब्लिक डे जो है, वो डे है, मुझे ताकत दिया जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने देखा कि काले गोरे को एक ही रेट है और हिंदू मुस्लिम को एक ही रेट है और किसी को कोई बड़ा नहीं है। जब जाते कंप्लेंट पकड़कर, हमें पता नहीं चलता था कि देखो ये लड़की को कोई मारा है, सताया है, तकलीफ है। जब पुलिस के पास जाते तो पुलिस क्या करती थी, उसको अवॉइड कर देती थी। हमें पता नहीं उतनी छोटी उम्र में कि क्या है, किसको बात करना है, क्या बात है। मगर उसको कहीं से फोन आता था एक पॉलिटिशियन का, और वो एक वहां का एमएलए लोकल का फोन कर देता तो वो बिल्कुल बेचारा खामोश हो जाता था। तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो फिर मुझे ये बात मालूम हो गया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीमो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे बड़ी सुप्रीमो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें लिखा गया है इस किताब के अंदर कि सारे भी ब्रदर अंबेडकर ने, जैसे 1947 में हमको आजादी मिल गई, तो 1947, 1948, 1949 और 1950 तक के लिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हुई। और इस कमेटी में मुसलमान भी बैठे, इस कमेटी में हिंदू भी बैठे, इस कमेटी में सारे लोग बैठकर इसको फैसला किए। और सारे राइट्स जो है, रिपब्लिक डे, डेमोक्रेटिक कंट्री और रिपब्लिक डे और इंसान के हुकूक, हर इंसान को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने देखा और ये मैंने सीखा। और जब से मैंने इस बात के ऊपर बहस भी करना शुरू किया कि वहां पर जब जाते तो वहां पर एक एमएलए का फोन आ जाता तो फिर ये रोक देते, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुनाते थे उनको, इसमें ये एक्ट में तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये एक्ट ऐसा है। तो आज हमें ये बात पता होना चाहिए कि आज का दिन बहुत ही बड़ा प्यारा दिन है, बहुत ही बड़ा अच्छा दिन है कि आज का दिन हिंदुस्तान की आजादी बनी गई दिन है। आज का दिन हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक कानून को बनाकर एक हाथ में लोगों के रख दिया। अब यहाँ पर ना कोई सीबीआई बड़े ही, ना कोई इंटरपोल बड़ी है, ना कोई एजेंसी बड़ी है। कोई भी दुनिया की एजेंसी हो, कोई दुनिया का कितना बड़ा पॉलिटिशियन इंडिया का हो, यहाँ तक के प्रेसिडेंट भी इसको फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बड़ा जरूरी है। जजेस को इसको फॉलो करना है और प्रेसिडेंट को इसको फॉलो करना है। सारे लोगों को इसकी बाउंड्री में रहना है। मगर पूरे लोग इस बाउंड्री में रहना है तो कुछ लोगों को तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता भी नहीं है। इसीलिए अब एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम टोटल इंडिया में कैसे चलाएं, बच्चों को स्कूल में और कॉलेजेस में ये बताएं। उनको ये मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको ये मालूम है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी है, और उनको ये मालूम है कि उस दिन झंडा लहराया जाता है। और मगर तुम किसी भी नेता को जाकर पूछ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, वो उनको नहीं पता। बिल्कुल।
अगर पढ़ लें, अमल कर लें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सबके लिए इंसाफ, सबके लिए अच्छा। और कोर्ट को भी इसमें क्या लिखा है कि दोनों तरफ से भी सुनना जरूरी है, बिल्कुल। दोनों तरफ से भी सुनना जरूरी है। और दुनिया तुम्हारे ऊपर लाख इल्जाम लगा ले, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही कहता है कि एविडेंस लाना है, प्रूफ करना है। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता किसी के ऊपर भी, और एविडेंस लाना है, उसको प्रूफ करना है, बिल्कुल। जिसको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। और ट्रायल कोर्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाई कोर्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। किसके क्या राइट्स हैं, किसके क्या हुदूद है, सबको लिखा है। मगर कॉमन मैन को सबसे ज्यादा पावर दिया कि कॉमन मैन सबसे फाइट कर सकता है। किसको लेकर कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जी, सबको लेकर, सब पे फाइट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेके फाइट कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा है, तो सबके सर झुक जाते हैं वहां पे। फिर उसके बाद कोई बात आगे नहीं आती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, काफी बिल पास हुए, मगर लोगों के अच्छाई के लिए पास हुए। अब जैसे महिलाओं की बिल पास हुई, 33% रिजर्वेशन बिल पास हुई। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करना है? महिलाएं करना है। महिलाएं आगे आना है, हिस्सा लेना है। अभी आपको भी पता होगा कि अब काफी लड़कियां, यंग लड़कियां भी जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बिल्कुल। और हर लोकसभा जगह में आ रहे हैं, राज्यसभा में आ रहे हैं, और हर जगह पर जो है लड़कियों को जो है काफी एक ये हो जाती है। तो इस तरह से इसमें मर्द औरत को एक हुकूक है, बराबरी दी काले जाती है। गोरे को बराबरी का हुकूक है। किसी को ना ज्यादती है, किसी को ना कमी है। मियाँ बीवी के हुकूक भी, दोनों के भी कोई जो भी है, नहीं, कोई भी ये नहीं है, सब एक है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करें जो हमारे सिटीजन होने पे जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं? बहुत फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो लोगों को राइट्स देते हैं। मगर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो लोगों को सजा देते हैं, वो भी जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जो गुनेगार होता है, जैसे जो गुनेगार होता है, जो चोर होता है, जो गलत होता है, उसको सजा मिलना भी जरूरी है, बिल्कुल। ताकि वो आगे के इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, और आगे उसके जरिए से लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो भी बिल्कुल से बिल्कुल जरूरी है। तो इसलिए, मगर कभी भी लोग ये ना समझे कि इल्जाम लगते ही जो है उनके ऊपर जो है फौरन कार्रवाई से हो फौरन जाएगी। के उनको सजा लग जाएगी। ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत परफेक्ट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आगे कोई भी नहीं है। और वो सारा सुना जाता है कोर्ट में, सारी चीजें। तो मुझे लीगल करीब करीब 2018 तो आज भी फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जुबान उठाया, मैंने बिजनेस किया, मैंने सारे चीजें किया। तो मुझे काफी चीजें, फिर उसके बाद मैंने ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च किया, तो मुझे सीधा अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। तो कितने भी इल्जाम लगा लो, मगर एक ट्रस्ट, एक भरोसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सही इंसान को सजा नहीं देता। ये भरोसे से पीठ पीछे ये किए बगैर आज भी जो है उस पर फाइट होती रहती है। क्योंकि 25 लाख महिलाएं हमारे मेंबर हैं, तो वो महिलाएं देख रहे हैं कि क्या होता है। औरतें आगे बढ़ते हैं तो उनको किस तरह से दबाया जाता है। मगर मैं उन सबको बताती हूँ कि मत डरो, क्योंकि एक दिन इंसाफ जरूर जीतेगी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपको फंसाया गया, आपने एमएलए की भी बात करी, जी, तो जब कोई अथॉरिटी किसी सिटीजन के साथ गलत करती है, तो तब सिटीजन क्या कर सकता है? सिटीजन बहुत, देखो, इतना कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा बना है कि अगर अथॉरिटी सताती है तो उसके लिए ह्यूमन राइट है। बिल्कुल। वो ह्यूमन राइट में जाके कंप्लेंट दे सकता है कि देखो मेरे साथ इलीगल हरास हो रहा है, और वो हाई कोर्ट को जा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है, और वो अपनी बाधाएं उनके सामने रख सकते हैं। तो जरूर उनको एक ना एक जगह से उनको जरूर से जरूर इंसाफ मिलेगी। और एजेंसी भी बनती है तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करना है। जब वो आगे चले जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत ड्यूटी, कंडीशन, बॉन्डिंग बहुत सारे उनके लिए है कि तुम उनके लिए, जब एक बंदा अरेस्ट होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सेफ्टी कैसे करते हैं कि उसके अगर औरत है तो उसके साथ 2 महिलाएं रहती हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू रहती है।
अगर वो इन्वेस्टिगेशन में भी होती है तो साथ में बैठी रहती है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो समझते हैं कि जैसे अरेस्ट हो गए तो बस बहुत सारे चीजें हो जाते हैं, उनको ऐसे बात करते हैं, मर दें, वो करते हैं, बहुत सारी चीजें, गंदी बातें भी बहुत सारी बोलती हैं। मगर क्या है कि दो महिला पुलिस उनके साथ रहती है और उनके खाने का ख्याल रखा जाता है, उनके पानी का ख्याल रखा जाता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ तक कि जब उनको जेसी में जेल में रखते हैं तो जेल में भी उनको हुकूक दिए जाते हैं, मगर हुकूक को पूरे कंप्लीट नहीं किए जाते। इसमें हुकूक दे दिया कि सालन कितने ग्राम देना है, राइस कितने ग्राम देना है, ओढ़ने के लिए बिस्तर क्या देना है, सोना कैसा है और कितनी जगह उनके लिए चाहिए, एक वॉशरूम कितने लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें जो है ये कर दिया। मगर पाबंदी से चलाने वाले में पूरे लोग नहीं, कुछ लोग जो है पैसे बचाने के लिए जो मिलते हैं तो गलत करते हैं, कुछ लोग अच्छा चलाते हैं। और एजेंसीज में भी सब लोग खराब नहीं होते हैं और उसमें कुछ लोग होते हैं कि सही रहो बुरा रहो, हमने पकड़ लिया है और इसको सजा दे दो। मगर कोर्ट देखती है उसको, कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि गुनहगार हो तो सजा देती है, गुनहगार नहीं है तो सजा नहीं देती है। और उसी तरह से उसमें भी अच्छे लोग भी हैं जो सच होता है वही लिखते हैं और जो लोग गलत होते हैं और वो लोग कुछ भी लिख देते हैं, जहां से फोन आ गया ये लिख दो। हाँ, और आज मीडिया ट्रायल तो आपको मालूम है कि मीडिया ट्रायल तो बहुत ज्यादा शुरू हो गया है कि वहां फैसला होने से पहले मीडिया उसको मुजरिम बनाने से पहले मीडिया उसको मुजरिम बना देती है सबसे पहले। जी, तो जैसे हम बात करें आर्टिकल 14, 19 और 20, यस ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा राइट देते हैं। यस, इसमें साफ लिखा है कि सब बिल्कुल। बराबर है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आज भी इस चीज पे मान के चल रहे हैं हम लोग, सिटीजन एम्पावर हो रहे हैं इससे या नहीं? मैंने यही आज का हमारा बैठना यही है कि सिटीजन को ये मालूमात ही नहीं है। अग्री। आपके घर में 10 लोग हैं तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 132, आर्टिकल 14, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल किस लिए होते हैं, क्या पता है उनको? मुझे खुद को भी नहीं पता नहीं था, पता। मुझे भी खुद को नहीं पता था। बाद में उसको मैंने पढ़ा और उसको मैंने समझा। और यहाँ तक कि हमको ये भी नहीं पता है कि क्रिमिनल कोड क्या है, सिविल कोड क्या है और सिविल में क्या सजा होती है, क्रिमिनल क्या होता है और नॉर्मल नेचुरल क्या होते हैं, फैमिली केसेस क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है किसी को भी पता नहीं है। जब अवेयरनेस आएगा तो घर में एक 10 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाएगा तो वो बच्चा भी जो है खड़ कर बात कर सकेगा। अगर अभी आजकल क्या हो गया है, कोर्ट्स भी कुछ जगह पर एक बाजार की तरह हो गई। क्यों? कि वहां पर फीस फिक्स की जाती है। आपको पता है, अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपके लिए बड़ा वकील नहीं खड़ा होता लड़ने के लिए। जिसको तुम खड़ा करती हो 10-20 हजार देकर, वो तुम्हारे लिए सही लड़ नहीं पाता, उसका फेस नहीं होता है। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। मगर मैं कहती हूँ फेस वैल्यू नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप खुद खड़ी हो सकती हो, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप खुद लड़ सकती हो। आप लायर नहीं हो मगर जज साहब के सामने आप खुद बता सकती हो कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये इस तरह से गलत किए ही, ये इस तरह से गलत है करके आप अपनी लड़ाई लड़ सकती हो। मैं चाहती हूँ कि देश का हर बच्चा, हर महिला, हर औरत कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो खुद इस काबिल बन जाए कि वो पूछे आगे सवाल। क्या सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो बढ़कर हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन से? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमो है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होता है। सरकारें बदलते हैं, आज एक सरकार होती है, कल एक सरकार हो जाती है, 5 साल के बाद, परसों को 5 साल के बाद एक सरकार होती है। कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल से चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा हमेशा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा तो गुंडा का राज हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन से आज भी देश के 90% लोग जो है, अगर उनको मालूम भी नहीं है तो ला के लिए डरते हैं, डर कर जो है चलते हैं, ला से डरते हैं, ला से डर कर जो है चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा है हिंदुस्तान में। जब मान लीजिए कभी देश में कोई इमरजेंसी लग जाती है जी, तो तब कौन से ऐसे राइट्स होंगे जो उसके वक्त भी इंसानों के पास, सिटीजन के पास होंगे अवेल करने के लिए कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता ऐसा है ही नहीं।
अगर कोर्ट्स खुले हैं तो कितनी भी बड़ी इमरजेंसी लग जाए तो उसके लिए अधिकार होते हैं। और किस तरह की इमरजेंसी, उसको इमरजेंसी में अलग अलग तकलीफ होती है। कोई घर में बंद हो जाता है, कोई बाहर बंद हो जाता है, कोई भूखा रहता है, कोई आगे से फिरता है। तो किस तरह का भी एप्लीकेशन कोर्ट में वो लगा सकता है। अगर कोर्ट नहीं तो उसके लिए इंसाफ कौन देगा। बिल्कुल जी सही कहा आपने। जी सिटीजन के जो राइट्स हैं उनका मिसयूज होते हुए तो हम रोज ही देखते हैं, सोशल मीडिया पे कितनी न्यूज आ रही है रोज। लेकिन उस वक्त जब मुझे पता चलता है कि मेरी राइट्स का यहाँ पे मिसयूज हो रहा है, तब मैं क्या कर सकती हूँ? जब आपके राइट्स का मिसयूज हो रहा है तो आप जरूर अप्रोच हो सकते हैं, ह्यूमन राइट अप्रोच हो सकते हैं। अगर आपको जहां से नाइंसाफी मिलती है, जिस ऑफिसर से नाइंसाफी मिलती है या जिस घर से नाइंसाफी मिलती है, तो हमारी गलती क्या होती है कि जैसे इल्जाम लग जाता है, आगे से इल्जाम लग जाता है, तो वो इतना घबरा जाते हैं कि अब वो सोचते हैं कि अब हम जवाब ही नहीं दे सकते और ऐसे ही अपने राइट्स को खो सकते हैं। तो तुम लेटर लिख के दे सकती हो कि नहीं, ये मेरा सच्चा है और ये मेरे साथ गलत हुआ है। और यहाँ तक के ऑफिसर्स भी मानते हैं, जब तुम देती हो तो वो भी मानते, क्योंकि उनको सच्चाई का पता ही नहीं होता है। एक अच्छे इंसान को सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं ये चोर है, ये फलाना है, इसके ऊपर ये एक्ट लगा दो, ये एक्ट लगा दो, ये फ्रॉड है, सब लगा देते हैं। अगर तुम जब उसको क्लियर करती हो तो समझ सकते हैं वो जरूर से। कितना इम्पोर्टेंट होगा आजकल जो यूथ है उनके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए उन्हें? मैं कहती हूँ कि 100% नहीं, 1000% इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आगे के दिनों में तुम सेफ हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते तो तुमको कोई भी किस तरह से भी नचा सकता है, तुम्हारा लायर भी नचा सकता है तुम्हें। तुम जिसको ला समझते हो, लायर समझते हो, जो तुम्हारा प्रोटेक्टर समझते हो, वो आगे वाले को बिक जाता है कभी। जब ये तुम कॉन्स्टिट्यूशन जब तुम्हें पता होता है तो उस वक्त तुम उनको पूछ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा है, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो। क्योंकि सबसे बड़े गुंडाराज वही हो गए। फोन करते हैं कि 10 लाख पकड़ के लेके आ जाओ, नहीं तो जो है तुमको कल जो है ये हो जाने वाला है। क्यों साहब, ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है ना, लॉ में ऐसा है ना। आप लॉ को सामने रख के लड़ो तो हाँ मैडम, लॉ तो लड़ना है मगर पैसे तो होना है। जी पहले पैसे फिर काम जी दूसरे। जी 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 तो होता है। क्या ये बचेगा जब भी कि जब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन को समझे। रिपब्लिक डे सच्चा अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस दिन बच्चा बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर हुकूक को जान लेता है, उस दिन हमारा सच्चा रिपब्लिक डे होता है। तो ये जो अवेयर करता है एक तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि आपके हक क्या है। जी तो ये जो अवेयर सिटीजन हम बोलेंगे, जी जागरूक नागरिक, जी वो जी। कैसे बनता है एक इंसान? एक इंसान को जब वो गलती के रास्ते में चले जाता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अच्छाई करने का सिखाया है। जब वो गलती के रास्ते में जाता है तो शायद, अभी एग्जाम्पल, आजकल स्कूल के बच्चे तक ड्रग्स लेने लग गए ही, कितने कितने गंदे माहौलों में जा रहे हैं, गंदे गंदे माहौल के काम चलते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर ले कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें ये सजा मिलेगी, अगर हमारे ये गुनाह पर हमको ये सजा मिलेगी, तो अवेयरनेस उनके अंदर खुद ब खुद पैदा होना है। तुम बोलने से नहीं, बल्कि खुद ब खुद उनके अंदर अवेयरनेस पैदा होना है। और वो दूसरों को भी उसको अवेयरनेस के लिए तैयार करना है कि तुम जो है ऐसे चीजों से बचते चले जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें राइट्स ही नहीं दिया, तुम्हें समझाया भी कि बुराइयों से बच जाओ और तुम अच्छे काम करो, अच्छे काम करो और बुराई के काम से तुम बच जाओ। तो जब तुम अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे तो एक से एक अभी, क्योंकि कोई अवेयरनेस स्टार्ट करने वाला नहीं, कोई कुछ पढ़ा है, कोई कुछ पढ़ा है। तो मगर खासकर से ये अवेयरनेस विलेजेस में सबसे ज्यादा जरूरत है। सिटीज में कम से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो उनको सब पता चलता है, मगर विलेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पूछो, तुम जाके एमएलए से पूछ लो, नहीं बता सकते। तो ये जानकारी करना बहुत जरूरी है। जी तो जैसे हम बोलते हैं एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी चाहिए इस देश के लिए, जी। तो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि एक स्ट्रांग सिटीजन भी होना चाहिए। स्ट्रांग सिटीजन होने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आवर स्ट्रेंथ। जब उसको तुम जानती हो, क्योंकि मुझे ये बात कब पता चली, जब मुझे तरह तरह से सताया गया, तरह
तरह से हिलाया गया। मुझे बार बार, ऊपर वाले का तो बेहद भरोसा होता है कि सच्चाई की जीत होती है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी एक स्ट्रेंथ आता था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, गलत नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है नहीं कि मैं गुनाह ना करूं तो मुझे गुनहगार बना दे। ये एक जो है सिखाया जाता था। अब हम चलते 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 ऐसे बन गए कि अब हमको आगे से वकील फोन करते हैं तो हम वकील को बोलते हैं कि ये ला ऐसा होता है, ये ला ऐसा होता है, ये सबमिशन तुम ऐसे करना है। हाँ, हमको घुमा फिरा के बात करने की भी कोशिश करते हैं कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये बात ऐसी है। तो हाँ मैडम, कोशिश करते ही मैडम, मतलब इस तरह से होता है। मगर वकील भी इसको भेंडी का बाजार ना बनाते हुए, ला समझकर ला के लिए लड़ते हुए, जिस वकालत पे तुम साइन लेते हो, जो वोट तुम लेते हो, उस वोट को कायम रहकर तुम अपने क्लाइंट के साथ वफादारी निभाते जाएंगे तो देश को, तुम्हारा देश के लोगों को, देश के नागरिकों को भरोसा आता जाएगा लोगों के ऊपर के हाँ हमारे लिए ला है, हमारे लिए इंसाफ है। जब इंसान को कहीं पर मारा जाता है, कहीं सताया जाता है, कहीं मुश्किलें दिए जाते हैं, उसको जीने का एक सुराग नजर आता है कोर्ट। उस वक्त में मैं कोर्ट को जाऊंगी, मैं कोर्ट को जाके करूंगी, तुम्हारा किस्सा करूंगी, आगे वाले दुश्मन को यही तो बताती ना, तुम्हारा किस्सा करूंगी, तुम्हें बताऊंगी तुमने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया, मैं तुम्हारे ऊपर मानहानि केस करूंगी, मैं तुम्हारे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे राइट दे रखे हैं, बहुत सारे राइट दे रखे हैं। मगर आज क्या हो रहा है कि कितने कैसे कैसे बदनामियां कर रहे हैं, कोई औरतें फांसी लगा के मर रही हैं, कोई वो, अब किसी को फेस करने की ताकत आने के लिए अंदर स्ट्रेंथ तो होना चाहिए कि किस तरह से वो लड़ाई करे। हमारे सामने ऐसे ऐसे वाकये आते हैं कि किसी ने, अभी एआई आ गया तो एआई की वजह से किसी ने उसका फेस लगा दिया और नंगी औरत के फेस पे फेस लगा दिया और उसको वायरल कर दिया। अब उसके हस्बैंड ने जाके उसको जान जाने तक के लिए मार दिया। आपने उसमें उसको चेक कर सकते ही तो, और वो जाहिल था, अनपढ़ था, उसको नहीं मालूम कि ये एआई का वीडियो है। अब वो किसी गैर मर्द के साथ इस तरह का वीडियो ले जाके बता दिया। अब तो वो उस तरह से कि अब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानती तो मरती नहीं थी, फांसी नहीं लगाती थी वो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानती तो उसको सजा दिलाती थी जिसने उसके साथ ये हरकत किया। कहाँ से ये वायरल हुआ, किस तरह से हुआ, मुश्किल तो होती है। ऐसा नहीं कि बड़ा इजीली ऑर्डर मिल जाएगा कोर्ट में, उसके लिए लड़ना होता है, उसके लिए फेस करना होता है। फेस करने के लिए स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रेंथ मिलता है, खड़ के लड़ सकते हैं। तो जिके ये मेरा नहीं है, ये एआई का वीडियो है, अब वो एआई का वीडियो प्रूफ करा लेने के लिए उसको 5 साल तो लग जाएंगे, मगर उसके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मगर इसलिए देश के अंदर भी कानून पे खास कर से नज़र रखना चाहिए, एजेंसियों को, साइबर क्राइम वालों को और बहुत सारे चीज़ों को, कि औरतों के साथ जुल्म और नाहक होने से उनको बचाता जाए। क्योंकि औरत एक नाजुक सी चीज है और उसको छोटी बात पर उसका बेटा गलत नजर से देखता है तो वो मरने को तैयार हो जाती है, उसका बाप गलत नजर से देखता है तो वो मरने को तैयार हो जाती है। वही बेटी न गलत नजर से देखते हैं तो बाप मरता नहीं है, उसके अंदर वो हिम्मत, एक ताकत होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हमारी लाइफ रही है, पूरी जिंदगी लाइफ रही है। एक महिला ही एक भाई की बहन होती है, एक हस्बैंड की बीवी होती है, और एक बच्चे की माँ होती है, और एक भाई की बहन होती है, एक महिला ही होती है। तो उस महिला को हम सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम, काफ़ी चीज़ें, आज भी हम बैठते ही नेट के ऊपर तो लाखों के लोगों को कुछ एम्पावर होने के लिए लिख कर डालते हैं, तो एक बात से उनको हिम्मत मिलती है, अफजाई। तो लाख लोग देखेंगे तो कम से कम उसमें से 50 लोगों को मगर अच्छाई की तरफ बढ़ाएं, अपने माइंड को अच्छाई की तरफ लेके जाएं, अच्छाई की तरफ लेके जाएं। यही माइंड बुरा भी कर सकता है, यही माइंड अच्छा है। वही एआई, तुम अच्छी बातें बनाते जाओ तो अच्छी बातें बना के वायरल करो तो लोगों को अवेयरनेस आता है, अच्छी बातें आते ही। वही एआई के साथ तुम बुरे काम करो उसके हाथ से तो वो काम करा के लोगों के जान निकाल सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि खास कर से क्या है कि हमको
अच्छे काम करने के लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो आप कोर्ट्स की बात कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा कहा जाता है कि वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा क्यों? यही है सुप्रीम कोर्ट। जो है यही है। यही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको आगे जाने की इजाजत नहीं है किसी को भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गार्डियन है ये, सुप्रीमो है। सुप्रीम कोर्ट भी यही है, जो है यही है, आप जो इस हिसाब से आर्टिकल्स चलो। दिए हैं सुप्रीम कोर्ट भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट्स का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ यही है। सुप्रीम बचपन से कोर्ट भी लेकिन जी। मैं कंफ्यूज होती थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है। वो मुझे अभी तक, अब मेरे को समझ आने लगा है कि हाई कोर्ट ये होता है और सुप्रीम कोर्ट ये होता है। देखिए, छोटी कोर्ट जो होती है सेशन कोर्ट होती है। जैसे इंसान को फौरन अरेस्ट कर लेते हैं, बेसिक तौर पे ले जाके वहां पर छोड़ देते हैं, और उसके बाद ये कोर्ट भी हमारे साथ नाइंसाफी करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि आर्टिकल 226 में आप रिट पिटीशन लगा के हाई कोर्ट को जा सकते हैं। वहां बोल सकते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, ऐसी बात हो रही है, ऐसी बात हो रही है। वहां कुछ आर्डर भी हो जाता है या जो भी होता है तो फिर आर्टिकल 132 सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, वहां पर भी आ सकते हैं। दो तरह के जाने होते हैं, एक आके इंटरिम के लिए, रिलीफ के लिए जाना होता है, एक आके जजमेंट पे जजमेंट। एक नीचे की कोर्ट में जजमेंट हो गया क्रिमिनल करके, फिर हाई कोर्ट में भी हो गया जजमेंट क्रिमिनल करके, फिर सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया, तो अब कोई रास्ता नहीं बचा आपके नहीं पास। बचा। अगर इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, जैसे सेशन कोर्ट का भी ऑर्डर अभी इंटरिम ही है, अभी ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हाई कोर्ट का भी ऑर्डर इंटरिम ही है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर इंटरिम ही, एक ऑर्डर होते हैं इंटरिम के ऊपर होते हैं। तो वो इंटरिम जो है ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, और एक जजमेंट होते हैं जो फाइनल जजमेंट। वो जजेस को बहुत सोच कर देना पड़ता है, बड़ा सोच कर देते हैं कि किसी ना इंसाफी को, किसी ना बेगुनाह को हम सजा तो नहीं दे रहे हैं, हम किसी को ना हक से अंदर तो नहीं कर रहे हैं। कितने ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, आप देखते हैं हमारे इंसाफ के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आती हैं, मगर इसके अंदर के ही होते हैं। इससे कितने लाइन भी लिख लो, इससे आगे बढ़कर नहीं। कितने लाइन भी लिख लो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। इसलिए अगर वो तुमको, अगर तुम उसको जानती हो, अगर तुम उसको पढ़ती हो, तो तुम अगर कोई गलत भी जजमेंट हो गया, क्योंकि जजेस भी कभी इंसान होते हैं, उनसे भी लिखने में या कहीं पर रजिस्ट्रार के हाथ से टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो या बोलने में भी हो जाता है, तो फिर आर्टिकल रिस्ट्रक्चर कराने का भी आता है, वहां रिस्ट्रक्चर तक जजमेंट को करने का आता है, और बोलने को फिर वापस उसको मॉडिफिकेशन के ऑर्डर ही, बहुत सारे चीजें। और एक जज का बेंच होता है, फिर वहां पर हमें ये नहीं मिलेगा तो दूसरे बेंच पे जाते हैं, फिर वहां नहीं होगा तो 3 जजेस बैठते हैं, उनके बेंच पे जाते हैं, फिर लास्ट 5 जजेस के बेंच के ऊपर होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आखिरी ऑर्डर होता है। वो तो वहां तक भी कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इंसाफ तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। अगर नाहक सताता है तो चोर पकड़ा ही जाएगा, अगर आप सच्चे हो सच्चे हो तो। देखो, सच्चे हो तो ही फाइट करने की ताकत आती है। अगर आप झूठे हैं तो हम झूठे हैं तो जरूर हम डर के कहीं ना कहीं रुक कहीं तो जाएंगे हाथ कि खा- कहीं ना कहीं फंसी जाएंगे, क्योंकि एक क्रिमिनल का काम तो कर लिया है ना। झूठ छुपता नहीं है हाँ, झूठ कभी। छुपता नहीं है। ये काके डाउट के ऊपर करना होता है, एक रेड हैंडेड गुनाह को पकड़ लेना होता है, जो किसी को मारते हुए, किसी को करते हुए, या कोई ले जाते हुए, कोई उठा के चोरी करते हुए, वो एक अलग बात हो जाती है। फिर उसके बाद तो पक्का प्रूफ हो जाता है, उसके बाद तो पक्का ये हो जाता है। उस पर भी इंडियन कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा कि देखते ही उसको सजा दे दो, मगर वो क्यों किया, किस लिए किया, क्या वजह थी करने की, ये पूरा ट्रायल करो। क्या उससे कोई करवाया गया या वो खुद किया था, वो सारा ट्रायल करने के बाद ही फैसला हो सकता तो है। सुप्रीम कोर्ट को कौन अप्रोच कर सकता है? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगा दे, कुछ ना कुछ तो होते होंगे नहीं, ना। सीधा बहुत सारे केसों में नहीं होता है, कुछ केसेस में सीधा अर्जी
लग जाती है। कुछ इमरजेंसी की केस है, जैसे रेप के केसेस आए थे, बहुत सारे केसेस आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसको स्पेशल लाइव पिटीशन कहा जाता है, तो उसको लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो होता है कि पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, तो तुम भी डाल सकती हो, मैं भी डाल सकती हूँ, वो भी डाल सकते हैं, सब लोग भी डाल सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पूरी पब्लिक को नुकसान की बात है, यहाँ पर पूरी औरतों को नुकसान की बात है, पूरे स्कूल के नुकसान की बात है, पूरे देश के फलाने लोगों की नुकसान की बात है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चले जाएगा। कोई प्राइवेट रहेगा तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाएगा। रिट पिटीशन होगा तो वो तुम अपने हक के लिए अपने लिए लड़ अच्छा, सकती ये हो। पर्सनल हो गया पिटीशन, और जी जी पीआईएल हो गया जी। कि जब आप सबके हक की बात जब करते हैं। सबके हक की बात करते हो तो आप पीएएल पे चले जाओगी। अभी जैसे एक को सताया, एक ही तरीके से सता रहे हैं देश में 100 जगह, 100 जने भी मिल गए तो वो पब्लिक हो गई, चले गए पीआईएल लेके कि इतने लोगों को ये नुकसान पहुंच रहा है अभी, तो ये पीआईएल होता है। ये चीफ जस्टिस के सामने चले जाता है, सीधा सीधा चले जाता है, ये नीचे की कोर्ट वो नहीं। पीआईएल डायरेक्ट वहां पर भी चले जाता है, हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट स्टेट के लेवल का है तो हाई कोर्ट में चले जाता है। अगर इंडिया लेवल में होता है ये पूरे लोगों के लिए, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को चले जाता है। तो पीआईएल अलग है, रिट पिटीशन अलग है, और उसके साथ साथ जो भी पिटीशन, बहुत सारे पिटीशन ही, रिट पिटीशन अलग है। कंपनसेशन, कोई आपको नुकसान पहुंचा दिए और आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उनकी सताने की वजह से या उनके रोकने की वजह से, चाहे वो ऑफिसर्स भी रहो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम कंपनसेशन डाल सकती हो उनके ऊपर, तुमको राइट है उसके ऊपर डालने का। तो इस तरह से जो है ना, ये अलग अलग है, पीआईएल अलग है और ये सब अलग अलग राइट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन ले लेती है, तो कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, वो उस चीज को पलट देता है। कई बार ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं हिस्ट्री में कि हुई हैं ये चीजें। तो कैसे होता है ये होता ऐसे है कि जब गवर्नमेंट भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आगे नहीं जा सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कोई ऐसी बिल पास कर ली गवर्नमेंट जिसमें सारी पब्लिक के लिए नफा है, तो कोर्ट मान जाएगी उसकी बात को, तो वो बिल को भी रद्द करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन को है। अगर कोई गवर्नमेंट एक बिल ऐसी पास करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी खिलाफ जा रही है, पब्लिक के भी खिलाफ जा रही है, पब्लिक को लॉस भी उससे हो सकता है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया गया है कि वो रोक सकती है। कई बार ऐसा हमने देखा भी कहा है। बिल्कुल, कई बार ऐसे बिल्स जो है पलट गए और कई बार ऐसे बिल पास भी हो गए, और वो अगर लोगों को भलाई चलती है तो वो बिल को पास कर देती है सुप्रीम कोर्ट। अगर वो लोगों के लिए नुकसानदायक है तो वो उसको रद्द कर सकती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। औरतों के हक में हमने कितनी बार देखे हैं ये, जी तो बिल्कुल बहुत बार हमने देखा है। जुडिशियल रिव्यू एक वर्ड होता है जी। तो इसका क्या मतलब होता है, ये कब यूज किया जाता है? रिव्यू पिटीशन भी होता है, रिव्यू ही नहीं, रिव्यू पिटीशन भी होता है कि एक बंदे के बारे में ऐसा बोल दिया, एक बंदे के बारे में किसी ने ऐसा बोल दिया, ऐसे बोल दिया, या ऐसे ऐसे जजमेंट हो गए, तो उसको एक बार फिर से रिव्यू करके देखो, फिर उसके बाद फिर उसको रिव्यू करो। रिव्यू करने के बाद उनको फिर समझ में आता है कि ये लाइन गलत हो गई थी, तो ये लाइन को निकाल दिया, कहीं पे कुछ मिस कहीं पे मिस कर दिया है तो फिर ऐड कर देंगे, तो इसको रिव्यू बोलते हैं, रिव्यू पिटीशन बोलते हैं। रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालकर रिव्यू करा सकते हैं आर्डर। तो कोर्ट जो है देखा जाए तो वो सब कुछ कंट्रोल करता है, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है, पुलिस सुप्रीम को कोर्ट भी। से ऊपर कोई भी नहीं है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही जाएगा, वही हैप्पी रिपब्लिक डे है। तो कैसे पुलिस को और एजेंसीज को भी कोर्ट मतलब कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये काफी बड़ी चीज है। कोर्ट के सामने एजेंसीज कुछ भी नहीं है। कोर्ट जो होता है ये बहुत बड़ी बात होती है, चाहे छोटी कोर्ट भी हो, सेशन कोर्ट भी हो, तो बड़े बड़े कलेक्टर को, मिनिस्टर को, ऑफिसर्स को बुला के 1 मिनट में सजा भी दे देते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड में 1 सेकेंड में ये कर देते हैं। तो एजेंसीज भी कोर्ट से बड़े नहीं है, कोर्ट सबसे बड़ी है। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। वो एक तरह से उसे चला रहा है। जी जी, चला रही कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर नीचे की कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस कर रही है तो हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर रही है, अगर हाई कोर्ट भी क्रॉस कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर रही है। ये लास्ट दरवाजा है हमारे लिए। तो इसमें एक वर्ड बहुत मैंने देखा है यूज होते हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी, तो इसका क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया,
लोग जो है उसको माने नहीं भड़क गए। और भड़क गए। और या ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी आर्डर होता है तो वो भी भड़क जाते हैं, तो देखा वो है। भी उस पर अमल नहीं करते, तो फिर उसके ऊपर कोर्ट को अधिकार है कि उनको सजा दे दे 6 महीनों की। मान लीजिए मैंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो वो मुझे सजा मिल सकती है इस चीज पे, मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती जी। गलत होने के बाद। गलत होने के बाद, और अगर नहीं आप उसका सच्चाई प्रूफ करेगी, उसके लिए नोटिस आएगी और उसका आप रिप्ले पेस्ट करेगी और सब कुछ करेगी, तो फिर उसके बाद आपका कुछ ये नहीं रहेगा तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल डिले हम इसे बोलेंगे। जी। तो ये डेमोक्रेसी पे इसका क्या फर्क पड़ता है? जुडिशियल डिले इसलिए है कि हमारे देश में लॉ सर्विसेज बहुत कम है। अभी लॉ सर्विसेज और हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को बहुत ज्यादा सिखाना जरूरी है। बिल्कुल। फिर भी कोर्ट ने कई डिसीजन अच्छे ले लिए हैं और कई केसेस फाइनेंशियल मैटर लोक अदालत में एक एक बार में 100 केसेस को फिनिश करना सब कुछ कर दिए। नहीं तो एक एक केस 40 साल भी चलता जा रहा है। बिल्कुल 27 साल हाँ, 28 साल। अब आइंदा के दिनों में एक पीएल सब मिलकर डालेंगे कि कोर्ट में केस जो है इतने दिन में ये केस खत्म होना चाहिए, इस टाइप का केस होगा तो सिर्फ इतने ही दिन में उसकी सच्चाई और ये होना चाहिए, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो भी है, उसकी भी लिमिट है, चार्जशीट डालने की एक लिमिट है और इन्वेस्टिगेशन की भी लिमिटेशन है, बहुत सारे चीजों की लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि इतने लिमिट में एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर देना है। किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को अंदर डाल दिया, तो 90 डेज से ज्यादा नहीं, 90 डेज के अंदर चार्जशीट को सबमिट कर देना है। बहुत सारी चीजें हैं, जानकारी करने की है, मगर आज हम उसको पूरा नहीं कर सकते। ये आज रिपब्लिक डे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा करने के लिए आज हमारा ये प्रोग्राम रहा। कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी बात करी डिले की, हम बात कर रहे थे डिले के पीछे एक ये रीजन भी हो सकता है कि लॉयर्स जो है अभी इतने बच्चे बन नहीं रहे हैं जाके, जी। तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा नहीं, अभी बढ़ रहे ही, काफी लॉयर्स भी बढ़ रहे हैं और आगे भी चलकर जो है लॉ इंस्टीट्यूशन भी बढ़ रहे हैं और जजेस भी बढ़ रहे हैं। हाँ। जजेस की हमारे देश में बड़ी कमी बहुत है ज्यादा जरूरी और है। जजेस की बहुत ज्यादा जरूरी है, और चाहिए कि रिटायर जजेस को भी वापस किसी और केसेस के लिए उनको फिर आर्बिट्रेटर सेंटर, मीडिएशन सेंटर का उनको भी मौका दिया गया है। बहुत सारे काम बहुत जल्दी जा रहे हैं और अब स्पीडी ट्रायल का और स्पीडी उनके लिए जस्टिस मिल जाए, और उसके लिए भी कोशिश होगी और धीरे धीरे होता जा रहा है और आगे बढ़ेगा। जुडिशरी का जो है फ्यूचर कैसा दिखता है आपको? जुडिशरी का फ्यूचर ही फ्यूचर है और जुडिशरी ही इंडिया है, और उसकी फ्यूचर आगे चलकर अच्छी बनेगी। और काफी बच्चों के अंदर अब अवेयरनेस आ गया है कि जो भी बच्चा, अभी मैंने पहले हमारी फैमिली में 10 बच्चों को पूछती, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चा कहता हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम फलाना बनना। अब 5 बच्चे बोल रहे हैं हम लॉयर बनना, 5 में से एक बच्चा बोलता है मैं जज बनना चाहता हूँ। तो इसका मतलब जो है कि काफी अच्छे चेंजेस आएंगे और काफी अच्छे सर्विसेज भी मिलेंगे। एक फैमिली में भी एक लॉयर का रहना, उसकी पूरी फैमिली को कॉन्स्टिट्यूशन का पता चल जाएगा। ह्यूमन राइट्स की कहीं ना कहीं जो लॉयर का काम होता है वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है हम एज अ सिटीजन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और ह्यूमन राइट्स को हम हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी आपको लगता है कि इंसानियत को नाइंसाफी हो रही है, तो अगर वो केस पुलिस की हद तक का है तो पुलिस को जाके कंप्लेंट देके हम लोग उसको हिफाजत कर सकते हैं। अगर पुलिस उसकी सपोर्ट नहीं कर सकती है तो ह्यूमन राइट्स में जाके उसको हम इंसाफ दिला सकते हैं। वहां नहीं इंसाफ मिलती है, कोर्ट को जाकर भी उसको इंसाफ दिला सकते हैं। बहुत सारे जगह कोशिश तो कर सकते हैं, तो उसमें 100 लोगों के लिए कोशिश करें तो 50 तो प्रोटेक्ट हो ही जाएंगे, 70 तो प्रोटेक्ट हो ही जाएंगे। हाँ, मतलब ये है कि आपके आसपास आप कुछ अन्याय होते हुए देख रहे हो तो अपनी आवाज उठाओ। जरूर। बिल्कुल। और अन्याय होते हुए देखकर खामोश रहना इंसानियत का काम नहीं है। बिल्कुल। अन्याय के खिलाफ जंग लड़ना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर ऐसा ना हो कि हम पार्टियों के खिलाफ जुबान उठा लिए, उनके खिलाफ जुबान उठा लिए, बोले तो बोले मुसलमान ही बुरे हैं, बोले तो बोले हिंदू। नहीं, हम सब इंसान हैं, हम सब एक हैं। हम सिर्फ लड़ाई लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इंसानियत के लिए लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जैसे बहुत बार ये हमने केसेस देखे भी हैं, आपने देखे होंगे कि पुलिस जो है इलीगल आपको अरेस्ट कर लेती है, विदाउट वारंट आपको उठा के ले जाती है। जी। तो तब लोग कैसे अपने आप को बचाए? क्योंकि देखो गरीब
की तो क्या हालत है हमारे देश में, आप सबको पता ही है। देखिए, कुछ केसेस हैं कि विदाउट वारंट भी उनको अरेस्ट करने की इजाजत भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। आईपीसी में उनको, आईपीसी कोड में उनको है। कुछ केसेस ऐसे हैं, अभी एग्जाम्पल देखिए, अभी रास्ते पे जाते हुए किसी ने चाकू से किसी को मार दिया, तो क्या वो वारंट का इंतजार करते रहेंगे उसको उठाने के लिए? वो तो भाग जाएगा, फिर उसको तो उठाना पड़ेगा। तो कुछ है, कुछ ऐसा होता है कि बगैर वारंट के आते हैं, तो आपको अधिकार है कि मुझे किस बुनियाद पे अरेस्ट कर रहे हो, बताओ। मेरा वारंट कहाँ है, और वो मुझे बताओ, और मेरा एफआईआर क्या है, और मेरा क्राइम क्या है, ये बताओ। ये पूछने का अधिकार आपको जरूर है, और वो बताएंगे भी। अगर रियल ऑफिसर है तो जरूर बताएंगे। और यहाँ तक कानून में ये राइट है, जब किसी को कहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके एक रिश्तेदार को फोन करके इन्फॉर्म बताया करे, जाता है। कि बताया जाए कि ये तुम्हारे बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है, ये बंदे को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। वो भी हमारे राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। और तो और कितने- यहाँ तक के लोग, जो एजेंसीज होती है, वो पर्सनल क्वेश्चन करते हैं। मैं ये बात खास बोलना चाहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो बहुत लेडीज कहती हैं कि पुलिस में जाएंगे तो वो पर्सनल पूछेंगे, वो पूछेंगे। पहले का पर्सनल क्वेश्चंस को आप जो आंसर करना चाहती हो कर सकते हो, जो नहीं करना चाहते हो तो प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि पर्सनल लाइफ ही हमारी लाइफ है, पर्सनल लाइफ ही हमारा प्रोटेक्शन है। पर्सनल होता है। बस तुमने जो गुनाह किया है, तुम्हारा जो गुनाह है, उसी के बारे में जवाब देना होता है। बाकी और कोई पूछने का अधिकार नहीं रखते कोई चीज के बारे में। कई बार ये न्यूज़ भी देखी होंगी कि कस्टोडियल वायलेंस हो गया, अंदर ही पुलिस वालों ने मारा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जेल में जो कैदी थे उनका मर्डर हुआ है। तो उस टाइम पे कैसे बचाएगा कोई, मतलब अब कहाँ जाएगा कोई? उस पर भी जाएगा, आप भी जा सकती हो। अगर कस्टोडियल में किसी का डेथ हो जाता है तो वो पूरे देश के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि वो कस्टडी जो होती है वो जस्टिस हाउस होता है। एक जज साहब उसको भेजते हैं कस्टडी के अंदर। वहां अगर उसको मार दिया जाता है तो जुबान उठाना बहुत जरूरी है, और इंसाफ लेना भी बहुत जरूरी है। और जो ये NHRC होता है, इसका क्या रोल होता है और इसमें हम कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्टेट वाइज है कमीशन, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है, और इंडिया वाइज भी है। और वहां जाकर आप बड़ा सिंपली ऑनलाइन पे भी, आप आजकल आप ऑफिसेस को ही जाने की जरूरत नहीं, सब तो आप सब ऑनलाइन लिंक है, और ऑनलाइन लिंक पे जाके क्या हुआ है वो कंप्लेंट कर सकती है, ओटीपी आ जाएगी आपको, सब कुछ करके आप इंसाफ ले सकती हो। और ह्यूमन राइट्स को इतना अधिकार है कि वो कोई भी इंडिया की एजेंसी को नोटिस कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। वही आपने सोशल मीडिया की बात करी, ऑनलाइन बात करी। हाँ। ऑनलाइन इतनी न्यूज चलती है जी। कि हमें समझ ही नहीं आता है कि जुर्म किसने किया है, क्या किया है, कौन मुजरिम है। तो मीडिया जो ये ट्रायल आजकल चल रहा है, ये पूरा जो मीडिया चल रहा है, ये किस हद तक किसी का पूरा नजरिया बदल सकता है? ये पूरा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है। कि मीडिया में बोलना, मीडिया में किसी ने बोल दिया कि किसी को 100 कत्ल कर दिया है, तो 100 लोगों को कोर्ट में कौन बताएगा? बिल्कुल। मीडिया का बोलना वो फाइनल नहीं है। कोर्ट में ट्रायल होना है, एविडेंसेस प्रूफ होना है। कोर्ट ने जो बात कहा है वो बात हो सकती है। उसमें भी कई लोग नाइंसाफी भी ये हो जाते हैं कि उनके लिए लड़ने वाला कोई लायर नहीं होता है, उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। तो हो सकता है वहां भी नाइंसाफी हो तो उनको और एक कोर्ट में इंसाफ मिल जाएगी जरूर से। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसे में एक राइट आती है, राइट टू लाइफ। तो पहले के मतलब लोग ज्यादातर, उनका मन ये था, वो ये सोचते थे कि राइट टू लाइफ मतलब जिंदा रहो बस। तो हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिंदा रहो बस, इसका मतलब नहीं है। ये जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जिंदे भी रहना है, और जिंदा लोगों को रखना भी है, और लोगों के लिए काम भी करना है, और इंसाफ के लिए फाइट भी करना है। और जैसे ह्यूमन डिग्निटी की बात करें, इंसानों की इज्जत जो है पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें, तो क्या गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें रोल होता है प्रोटेक्ट करने के लिए? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में रोल है प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई आपकी इज्जत को हार्म चाहती किया है। और हार्म किया, आपको किसी ने बेइज्जती किया, आपको किसी ने बेइज्जती की बातें की, आपने वो काम नहीं किया और किया भी है, तो दूसरे को बेइज्जती करने की राइट हक नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। आपको मानहानि केस लगाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि आपका लेवल क्या है, आपने कितनी बात किया है, और कितना आप पे जुर्माना लगेगा। तो
इस चीज पे भी आप केस कर सकते हो अगर कोई मेरी इज्जत पे आंच आती है किसी की बातों से या किसी के एक्शन से। बिल्कुल इज्जत पे आंच आती हो तो फौरन आप केस दर्ज करा सकती हो, सिविल करा सकती हो, क्रिमिनल करा सकती हो। अगर कोर्ट को जाने की ताकत रखती हो तो क्रिमिनल केस करा सकती हो। अगर नहीं, चलो सिविल डालते हैं तो सिविल डाल सकती हो। तो जरूर उसमें भी तुम्हें इंसाफ मिलेगी, मगर प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। आज बीएनएसएस आके बहुत अच्छा हुआ कि बगैर एविडेंस के कोई चीज ना किसी पर एफआईआर कर सकता, ना किसी को अरेस्ट कर सकता, और झूठे चीजें नहीं बना सकता, बिल्कुल। फैब्रिकेटेड नहीं कर सकता। जब रियल आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो बच भी नहीं सकता। वही हम बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यूथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, नशे। तो जी, जितने नशे चल रहे हैं उतनी स्मगलिंग भी चल रही है, तो इसमें डीआरआई का क्या रोल होता है? डीआरआई का रोल स्मगलिंग में होता है, हाँ, नशे में नहीं होता है। स्मगलिंग वही। जी, हम्म, डीआरआई का रोल स्मगलिंग में होता है। जो लोग देश से, दूसरे कंट्रीज से चीजों को लाते हैं, यहाँ पर टैक्स पे करने के लिए छुपाते ही, ड्यूटी पे करने के लिए छुपाते ही, उन लोगों का पकड़कर गवर्नमेंट में, कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करना, वो उनका काम होता है, वो उनका डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, और ये एसएफआईओ जो है, ये जी, कॉर्पोरेट में किस तरीके से काम करती है? एसएफआई वो जो है, ए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करती है। अच्छा, और कंपनीज को इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये कंपनी क्या किया है, क्या किया? क्या किया सिर्फ है। कंपनीज के लिए होता है? कंपनीज के लिए होता है, बाकी कोई केस उसके अंदर नहीं होता। सिर्फ आरओसी के रिलेटेड केस वो देखती है। एक एफआईयू, ये शायद जी, ब्लैक मनी का। बहुत सारे। जी, हाँ, ये ब्लैक मनी के लिए इन्फोर्समेंट होता ऑफ डायरेक्टरेट मनी लैंडरिंग केसेस देखते हैं। है। अच्छा, जी, और एनसीबी, ये तो हमने मतलब कोविड में बहुत सुना है कि जी, जी, एनसीबी क्या कर रही है। जी। इनका काम होता है नारकोटिक्स, मतलब ना, ये नशों के लिए काम नशों करती के है। लिए तो नशे को बंद करना इस टीम का काम होता इलीगल है। कहीं कुछ और स्मगल। 100 से ज्यादा एजेंसीज हिंदुस्तान में है। हम दूसरी बार उसके बारे में बड़ी सुकून से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एजेंसीज को, हर एजेंसी को बिठा रखाया है एक एक गुनाह को बचाने के लिए, मगर ये नहीं कि इनोसेंट को हरास करने के लिए। उनको, एजेंसीज को रखा इसलिए गया है कि जो गुनेगार है उनको पकड़े और उनको उनको सजा दे। सजा दे। ये नहीं कि किसी इनोसेंट को, उनके हाथ में पावर है तो वो इनोसेंट पे वो पावर को यूज करे, इसलिए नहीं है। तो ये किस हद तक जो आप बोल रही हैं ये होता है, कितनी बार? बहुत सारे जगह पर इनोसेंट पे भी हरासमेंट हो जाता है। कोई जाता है दुश्मनी निकालना चाहता है तो बीवी शोहर पे दुश्मनी निकालती है, शोहर बीवी पे दुश्मनी, मगर वो साबित होने में टाइम लग जाता है ना। इनोसेंट भी हरास होते ही, मगर इनोसेंट कभी ना डरे कि अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको कोर्ट कभी सजा नहीं दे सकती, आप बचेंगे उसमें। बस आपको पता होना चाहिए कि आप आपको पता होना चाहिए कि आप कि आपने किया है क्या नहीं किया है। तो वही करप्शन की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, मतलब ये तो आप घर से बाहर निकलेंगे आपको भ्रष्टाचार दिखेगा, हर जगह दिखेगा। ये सिस्टम में लेकिन रह क्यों पा रहा है? क्योंकि देखिए इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे इतने पुलिस है, सब कुछ, उसके बावजूद हमारा देश मेरे को लग रहा है सबसे आगे भ्रष्टाचार में भी होगा। जी, जी, नहीं, भ्रष्टाचार में होता है बहुत सारे। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसके लिए भी एक एजेंसी है, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो। आपको राइट हर जगह दिया गया है। आपसे किसी ने पैसे मांग लिया, आपको किसी ने पैसे दिए बगैर, मैं तुझे इंसाफ नहीं करूंगा बता दिया, या कुछ भी किया, तो उसके लिए भी एक एजेंसी है। तो वहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं और वो एजेंसी चेक करेगी, देखेगी क्यों आपके साथ नाइंसाफी हुई है। अगर वहां सबसे ज्यादा भी नहीं होती है तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जब पूरा देश थक जाता है, समझ में नहीं आता है, तो सीबीआई भी है जो वो इन्वेस्टिगेट करके देखेगी क्या मुजरिम को रियल में सता रहे हैं, क्या नाहक से सता रहे हैं, क्या इसमें ऑफिसर इन्वॉल्व है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये है कि आपके साथ अन्याय नहीं होने वाला। अन्याय नहीं होने वाला है, मगर आप में लड़ने की ताकत होना जरूरी है। आपको लड़ने की ताकत नहीं तो आप पीछे हो जाओगी। तो इसलिए क्या है कि हमको भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पे कि हमें नाइंसाफी नहीं होगी, तो हम हर जगह भी रास्ता रखा है, कहीं ब्रेक होने नहीं दिया है हमको। तो ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना हाँ जी, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी क्यों है? जी, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना नागरिक की जिम्मेदारी इसलिए है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। ये देश जो है एक गुलदस्ते के मानिंद है।
जैसे गुलदस्ते में वाइट फूल होते हैं, ऑरेंज फूल होते हैं, रोज फूल होते हैं, सब मिलकर जाके एक गुलदस्ता बनता है, वैसे ही हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई बहुत सारे लोग जो है मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और कहीं पर पॉलिटिकल उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है वो नहीं हो पाता। और फिर भी मोहब्बतें बांटने का देश है हमारा, मोहब्बतों का पैगाम देने का देश है जी। इंसानियत जब तक इंसानियत का मानेंगे पैगाम देने का देश है। तो कहीं ना कहीं सिटीजन बचा रहा है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से देश का फ्यूचर कैसे एक नागरिक के हाथ में होता है? एक नागरिक के हाथ में नहीं होता है। जब एक नागरिक ये चाहता है कि पूरे देश को बदलना है, पूरे देश में इंसाफ लाना है, पूरे देश में जो नाइंसाफी हो रही है उसको बदलना है, अगर वो सोच लेता है, वो ताकत रखता है, तो वो देश को बदल सकता है और देश उसके हाथ में आ सकता है, क्योंकि उसकी आवाज ही देश होती है और देश उसे सपोर्ट करता है, देश उसे साथ देता है जब वो देश का नागरिक देश की प्रोटेक्ट करता है। और वो सूचना इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अधिकार दे दिया है। एक छोटा सा बिजनेस व्यापारी भी ये सोच सकता, ख्वाब देख सकता है कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, मुझे राइट है, ये ख्वाब देख सकता है। वो सोच सकता है, अगर वो काम करने पे खड़ा हो गया तो कर भी सकता बन भी है, सकता बन भी सकता है। उसको रोका नहीं गया है कि तेरी हैसियत ये होना चाहिए, तेरा ये होना चाहिए, तू ऐसा होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। तो सबको राइट्स जो है एक देता है। एक देश के नागरिक में वो ताकत है जो पूरे देश को चेंज कर सकता है, देश वो है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी तो क्या, मैं तो बोलूंगी आजकल हम सबकी जिंदगी में मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जी। डेमोक्रेसी में लेकिन किस तरीके से ये आगे बढ़ रही है, इसको बदल रही है? मीडिया डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी आर्डर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं कि ये मीडिया में जो बोली गई बातें हैं ये को कहीं भी नहीं माना एविडेंस जाएगा। माना नहीं जाएगा। और मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है। आज हमारी बात कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रही है, तो मीडिया जो होती है, मीडिया को आज कहा जाए तो मीडिया तो बिकाऊ है। सच्ची बात कहा जाए तो मीडिया जिसके फेवर में बात करना चाहे उसी के फेवर में, एक चैनल आपके फेवर में बात कर रहा है, एक चैनल मेरे फेवर में बात कर रहा है, हम दोनों एक सही हो गए। चैनल, हाँ बिल्कुल। कहीं ना तो कहीं पहले फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता जी था मीडिया को, जी जी। क्योंकि मीडिया जो बोलेगी। नहीं, आज भी सही सहाफी हैं, आज भी लोग सही आर्टिकल लिखने वाले हैं, आज भी सही चैनल चलाने वाले हैं, मगर सोशल मीडिया आकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत सारा दुकान ही बंद हो गया है। सोशल मीडिया में आपको खुद राइट है कि आप जाकर मोबाइल पकड़कर 2 मिनट में एक वीडियो डालती है कि मेरे साथ ये हो गया है, तो तुम्हारे साथ पब्लिक हो जाती है। अब मतलब आप सच अगर बोल रहे हो कि जी, झूठ बोल रहे हो वो बाद में वो देखेंगे। बात में देखा जाएगा। तो आप बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ, मगर आपको भी राइट है, आपको भी राइट है। जब सोशल मीडिया आ गया है तो सोशल मीडिया से आपके हक को भी इजाजत है कि आप उसमें सच्ची बात कर सकते हैं और सच्ची बात बता सकते हैं। तो मीडिया का ट्रायल कोर्ट का ट्रायल बिल्कुल नहीं नहीं माना है। कोर्ट ट्रायल बिल्कुल डिफरेंट है, ये मीडिया ट्रायल नहीं है जी। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हम वर्ल्ड में किस नंबर पे हम रैंक कर सकते हैं? नंबर का तो फिलहाल मुझे याद नहीं है, मगर मैं मोर देन 54 कंट्रीज विजिट कर चुकी हूँ, मगर हिंदुस्तान से प्यारा देश कहीं भी नहीं है। और किसी भी देश में एक मसलक को जगह है, एक मजहब को जगह है। किसी भी देश में, बहुत सारे देशों में अपने ही पॉलिसीज को पॉलिसी माना जाता है। डेमोक्रेसी भी हिंदुस्तान नहीं है। एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेटिक है, और हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि 200 कंट्रियां, 150 कंट्रियां मिलकर एक हिंदुस्तान है। बिल्कुल। और इसीलिए हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन कहा सबसे जाता है। ज्यादा हिंदुस्तान में पीस है, जिसकी वजह ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिखाया है कि आप हिंदू मुस्लिम मत बोलो, आप कलरों पे मत जाओ, गोरा काला मत बोलो, और सबको एक ही राइट है, सबको एक ही जस्टिस है, सबको एक ही है। अगर किसी एमएलए ने गुनाह कर दिया,
उसको भी वही सजा है। किसी एमपी ने गुनाह कर दिया, उसको भी वही सजा है। किसी ऑफिसर ने गुनाह कर दिया, उसको भी वही सजा है। किसी नॉर्मल इंसान ने वो गुनाह किया तो उसको भी वही सजा है। और किसी को भी बड़ा छोटा होने की वजह से सजा की कमी पेशी नहीं हो सकती। और सबके लिए भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और सबके राइट्स एक ही हैं, इक्वल है राइट। कहीं ना कहीं हमने ये तक सुना है कि जो ब्रिटिश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पे, वो कॉपी पेस्ट कर दिया गया है अभी, और लोग अभी भी वही मान के चल रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की इल्म नहीं होता है। कभी इन्होंने एक पेज खोल कर भी इसको नहीं देखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ये वो लोग होते हैं ऐसी बातें करते हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बेस पे बना है, इंडिया के कमिटी ने बनाया है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 4 इयर्स टाइम लगा है। सैल्यूट है ब्रदर अंबेडकर को। सबके लिए सोच कर ब्रदर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तैयारी की है। मगर तैयारी उन्होंने किया है, मगर इसमें मेहनत सारे टीमों की मेहनत थी। सब इसके अंदर बैठते थे, कई डिस्कशनें हुए कि ये रूल को हम कैसे बनाएं। जब ब्रिटिश वाले भाग गए और ब्रिटिश को भगा दिया गया और देश हमारे हाथ में आ गया 1947 में, तो फिर देश के रूल्स को अलग से बनाया गया। वही रिपब्लिक डे है, वही जनवरी 26 है, वही हैप्पी रिपब्लिक डे है, वही कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ ऑफ डे है। तो फाइनल मैसेज अगर आपको मैं बोलूँ कि यूथ के लिए क्या होगा आपका? मेरा फाइनल मैसेज यूथ के लिए है कि देश का हर यूथ कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस लाए और रिपब्लिक डे में वापस उसको एक बार रिवाइज करें। और सारे यूथ को मैं ये कहती हूँ कि आगे चलकर हमारे देश में प्रेम और मोहब्बत को बांटे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हम उसको याद सब रखें। एक हैं, उसको याद रखें। और उसको याद रख के जो है उस पर हम जिंदगी को बड़ी हैप्पी से गुजारने की कोशिश करें। अब जो हालात आते जाते हैं कोर्ट्स के वगैरह, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखकर फाइट करें उसको। तो नोएरा शेख जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत वैल्यूज मिली। मैंने खुद बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानी जो मुझे नहीं पता थी। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। ये खुद भी फिलंथ्रोपिस्ट है, इनका बिजनेस है, इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे हम इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वुमेन को रिप्रेजेंट किया है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड लास्टली मैं यही बोलूंगी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अवेयर होना बहुत जरूरी है एज अ इंडियन सिटीजन, क्योंकि यही आपको एक राइट देता है, आपको इंसान बनाता है, नहीं तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। सारे देश के लोगों के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। और हैप्पी रिपब्लिक डे में मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन किए और कॉन्स्टिट्यूशन बुक रख के क्वेश्चन किए, तो बहुत ही अच्छा लगा। ताकि देश में हम आगे के दिनों में ये कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे देश में चलाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।